गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट देख चुके हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed loop, closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. जो सरफेस यूज होगा यहां पे, जो भी हम लोग एनक्लोजर यूज करते हैं, उस सरफेस का नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। क्लियर है? यह है क्या? एनक्लोजर कंसिडर्ड फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ। इसीलिए सरफेस का नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, चाहे सिमेट्री हो या सिमेट्री ना हो, गॉस लॉ की वैलिडिटी हमेशा रहने वाली है। बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। यूजफुल कब होगी? व्हेन देयर इज सिमेट्री इन्वॉल्व्ड। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस present inside or outside the Gaussian or Gaussian surface. जबकि ये क्या है? Q enclosed. This includes only those charges which are enclosed within the Gaussian. क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन बताए थे आपको। दिस रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? तो गॉस लॉ की वैलिडिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट इसका यूजफुलनेस है इन केसेस ऑफ सिमेट्री। फॉर लिखिए इसको, फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ वी लुक फॉर surfaces for which
E vector is either parallel to ds vector or E vector is perpendicular to ds vector. And the surface should be such that at all points on the surface the magnitude of electric field should be a constant. क्लियर है? जैसे कि हम लोग देख चुके हैं गॉस लॉ, थ्री काइंड्स ऑफ गॉस लॉ जो है यूजफुल है ओनली इन केसेस ऑफ सिमेट्री. यूजफुल वैलिडिटी गॉस लॉ की हमेशा. सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट इज spherical symmetry, in this case Gaussian surface is spherical. क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें, एक पॉइंट चार्ज, इस केस में जो सिमेट्री आने वाली है वो सिमेट्री आएगी स्फेरिकल सिमेट्री. अगर इस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रख करके हम एक गॉसियन स्फीयर कंसिडर करें तो इस स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. सो जो सिमेट्री दिखेगी हमको वो कैसी? स्फेरिकल सिमेट्री. अगर हम कोई स्फेरिकल बॉडी कंसिडर करें, से स्फेरिकल शेल ही कंसिडर कर लें, और इस पे कुछ क्यू चार्ज दे दिए यूनिफॉर्मली स्प्रेड, तो इस केस में भी आप देखोगे अगर एक कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके सरफेस का हर पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होगा. ये डिस्टेंस अगर इसके सरफेस से हम d देख रहे हैं तो ये भी सेम होगा. तो हर पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. इसी तरह कोई सॉलिड स्फीयर ले, उस केस में भी गॉसियन आने वाला है कैसा? स्फेरिकल, लेकिन वो गॉसियन सरफेस कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए. क्लियर? दूसरी सिमेट्री जो हम लोग बात करेंगे दैट इज सिलिंड्रिकल सिमेट्री. क्लियर है? इन दिस केस द गॉसियन सरफेस
will be cylindrical. क्लियर है? एग्जाम्पल अगर देखें, say we are considering an infinite straight wire जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। अब अगर हम ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो यहां से आर डिस्टेंस पे हैं, हर तरफ कंसिडर करें, तो इन सब का, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इस केस में इन पॉइंट्स का अगर हम एनक्लोजर कंसिडर करें, वो एनक्लोजर हमको देगा एक सिलेंडर। सो दिस इज आवर गॉसियन सिलेंडर। इसके कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्लियर है? अगर हमें सिलिंड्रिकल शेल ही कंसिडर करें, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल जिसका कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, देन जो गॉसियन हमारा आएगा वो एक कॉन्सेंट्रिक या कोएक्सियल इस केस में सिलेंडर रहेगा। एक ऐसा गॉसियन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा गॉसियन अगर बाहर में कंसिडर करना हो। क्लियर है? इसी तरह से इनफाइनाइट अगर सॉलिड सिलेंडर है उस केस में भी जो गॉसियन सरफेस होगा सिलिंड्रिकल ही होगा, बट कोएक्सियल होना है। एक्सिस क्या रहनी है? सेम। क्लियर? जनरली +2 लेवल पे हमारा काम इन दो सिमेट्री से हो जाएगा, बट एक थर्ड सिमेट्री हम लोग देख रहे हैं। Which is pillbox symmetry, planar symmetry बोल सकते हैं। In this case, the Gaussian surface is a cuboid let us say एक इनफाइनाइट शीट कंसिडर करें, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इसके कारण हम लोग देखे हैं जो पॉइंट्स डी डिस्टेंस पे रहेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम डी डिस्टेंस पे एक एनक्लोजर, डी डिस्टेंस पे एक सरफेस कंसिडर करना चाहें तो वो सरफेस आपको एक प्लेन सरफेस दिखेगा, रेक्टेंगुलर।
इधर भी डी डिस्टेंस का एंक्लोजर बना लें तो ये आपका गॉसियन सरफेस होगी। गॉसियन सरफेस में इस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख रहे हैं, ये उस सरफेस के पॉइंट्स की बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। क्लियर है? या फिर ऐसा बोलें कि उन फेसेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की बात करेंगे जिनके लिए फ्लक्स बच रहा है, नॉन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कुछ इधर जाएगा, एरिया वेक्टर भी आप देखोगे इधर ही रहेगा, तो इसके लिए फ्लक्स बच रहा है। क्लियर? बट अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो अगर फील्ड कैलकुलेटेड नहीं है पहले से तो हम मैग्नीट्यूड तो जानते नहीं है फील्ड का। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिख रहा है कि इससे अवे होगा, लेकिन एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो फ्लक्स इस सरफेस के लिए कितना हो जा रहा है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अलॉन्ग है, जबकि एरिया वेक्टर क्या दिख रहा है? उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसके लिए भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर का पार्ट देखें अप होगा, जबकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि शीट हमारी ऐसे है, तो ऊपर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट, नीचे भी अवे फ्रॉम द शीट। इसी का लोअर हाफ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा और एरिया वेक्टर इधर, फिर से फ्लक्स जीरो। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन, एरिया वेक्टर लेफ्ट। यहां देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउन, एरिया वेक्टर भी डाउन, फ्लक्स बचेगा। क्लियर है? एक चीज जो सबसे मैंडेटरी है उसको लिख लीजिए आप लोग। फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ, we must know the direction of electric field due to the given configuration of charge. Note करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। यूजिंग गॉस लॉ, फाइंड द electric field due to a point charge at a distance r from the point charge.
ये पॉइंट चार्ज से यहां से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज को सेंटर कंसीडर करके आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करें। अब आप क्लियरली देख सकते हो इस चार्ज का डिस्टेंस स्फीयर के हर पॉइंट से सेम है। सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। चलिए यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर रहे हैं, डीएस। एरिया वेक्टर किधर जाएगा, पहले देख चुके हम लोग इन केसेस में। इस केस में एरिया वेक्टर जाएगा रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण इस सरफेस के किसी पॉइंट पे किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे उसका भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ही आएगा। क्लियर? सो ई वेक्टर is parallel to ds vector। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो जनरल प्रोसीजर है गॉस लॉ का वो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली करेंगे क्या, ये गॉस लॉ हमको क्या हेल्प करने जा रहा है। गॉस लॉ एक्चुअली हमको कैलकुलेशन से बचाता है, बार बार कुछ इंटीग्रेशंस कुछ कैलकुलेशंस बार बार हमको रिपीट ना करना पड़े, वो उसमें हमको मदद करता है गॉस लॉ। नाउ व्हाट इज गॉस लॉ? Closed integration of E dot ds is 1 by epsilon naught times charge enclosed। गॉस लॉ में अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो एलएचएस का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो कोई और बट एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो गॉस लॉ में अभी हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे और रिपीटेडली सेम वैल्यू यूज करेंगे। सिर्फ आपका एक काम रहेगा वहां पे चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कैलकुलेट करना और तो कैलकुलेशन इस तरीके से सिंपल होने जा रही है आपकी। अगर हम यहीं पे देखें एलएचएस फाइंड कर रहे हैं, ये एलएचएस आएगा कितना, E डॉट ds, E ds देखिएगा कितना है, cos 0। ना अगर हम यहां देखें और यहां देखें या यहां देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अलग अलग है, बट इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने जा रही है। सो E vector was not a constant but E is a constant। E है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहने जा रही है। तो ये कितना आएगा, इस E सिंस इट इज अ कांस्टेंट इसको बाहर ले सकते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या देगा आपको, इन छोटे छोटे एरियाज को सम अप कर दें हम लोग। सो अल्टीमेटली वी शैल बी गेटिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर which in this case turns out to be 4 pi r square। तो अब जब भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी एलएचएस हमारा फिक्स हो गया गॉस लॉ,
वो होगा E इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर, E इंटू 4πr²। ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, जहां पे भी स्फेरिकल सिमेट्री रहेगी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस केस? देख सकते हैं ये जो गॉसियन एनक्लोजर है इसके अंदर एक ही चार्ज दिख रहा है और वो है कैपिटल Q। सो इन दिस केस Q enclosed is capital Q. So E into 4πr² is Q by epsilon naught. So E का वैल्यू कितना? Q by 4π∈0 r²। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए नोट कर लीजिए। लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the center of a uniformly charged spherical shell, ब्रैकेट में कर दीजिए कैपिटल Q कॉमा कैपिटल R, where x is less than R, second part x is greater than R. What is x? Distance from the center of the spherical shell. तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट अ डिस्टेंस x from the center where first part x is less than r means point shell के अंदर है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में पॉइंट शेल के बाहर है, तीसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे एट द सरफेस। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। अगले क्वेश्चन से आप लोग ट्राई लीजिए। अगर एक गॉसियन सरफेस हम इस स्फेरिकल शेल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं जिसका रेडियस x है, तो हमको पता है LHS फिक्स है E इंटू 4π(x²) इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4π(x²). अगर ये रेडियस r लेते तो E इंटू 4πr², अगर ये अल्फा लेते तो E इंटू 4πα² is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the Gaussian surface.
अब बताइए ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। सबसे पहले ये चार्ज जो क्यू दिख रहा है ये है कहां पे? ये स्फेरिकल शेल पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मींस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे होगा। क्लियर है? अंदर में कोई चार्ज नहीं है। ये जो गॉसियन हमने लिया है ये स्फेरिकल शेल के अंदर लिया है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी द चार्ज एनक्लोज्ड? 0। फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जब x क्या है? r से छोटा है। अगर चार्ज एनक्लोज्ड, बस एक ही चीज हमको फाइंड करनी थी, चार्ज एनक्लोज्ड। वो चार्ज एनक्लोज्ड कितना मिला आपको फर्स्ट केस में? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया? क्लियर? सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। x अगर r से बड़ा है, सेकेंड केस में जो गॉसियन होगा वो बाहर मिलेंगे। दिस टाइम x इज ग्रेटर देन r। क्लियर है? x अगर r से बड़ा है तो आप देख लो ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड? ये चार्ज एनक्लोज्ड है पूरा का पूरा चार्ज कैपिटल क्यू। एलएचएस फिक्स है हमारा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स है इस गॉसियन सरफेस का रेडियस, so E into 4 pi x square, that is charge enclosed by epsilon naught। तो ये आपका E इनसाइड था, देखो आप E आउटसाइड कितना आ रहा है? Q by 4 pi epsilon naught x square। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिजल्ट किसका आ रहा है? पॉइंट चार्ज के रिजल्ट जैसा नहीं दिख रहा एग्जैक्टली। तो यहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वो पॉइंट चार्ज के रिजल्ट को मैच कर रहा है। सो वी कैन से फॉर एन आउटसाइड पॉइंट a uniformly charged spherical shell behaves as a point charge located at its center। अगर ये पूरे के पूरे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर ले लें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आता है? Q by 4 pi epsilon naught x square। ध्यान रखिएगा इट बिहेव्स एज, क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन, अ चार्ज कैपिटल Q is uniformly spread over a solid sphere. Q चार्ज वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड है over a solid sphere of radius capital R. First, find the electric field at a distance x from the center of the sphere if, first part, x is less than r, second part, x is greater than r, and third part, x equal to r. चलिए सॉल्व करिए इसको। यहां पे देखिए पॉइंट x इक्वल टू r की बात भी कर रहे हैं हम लोग। वो पॉइंट सरफेस का पॉइंट है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी डिफाइंड हम कंसीडर करेंगे अगर इनसाइड और आउटसाइड रिजल्ट फॉर x इक्वल टू r मैच कर जाए। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की बात कर रहे हैं अगर, ये क्या था, शेल, ई इनसाइड कितना आता था, 0। इनसाइड में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो इवन फॉर x इक्वल टू r ये रिजल्ट कितना देगा, 0। ये आउटसाइड कितना आता था, आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करता था, ये पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, तो ये आउटसाइड हो गया q by 4 pi epsilon naught x square। E outside for x equal to r ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका q by 4 pi epsilon naught r square। क्लियर। देखिए तो E inside at x equal to r, क्या E outside at x equal to r से मैच कर रहे हैं, नहीं। is not equal to E outside at x equal to r। इसीलिए ध्यान में होगा लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग सरफेस पे फील्ड नहीं पूछे थे, क्योंकि स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के केस में सरफेस पे फील्ड डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। सो बहुत सारे बुक्स में देखिएगा गलत रिजल्ट यूज करते हैं, सरफेस पे फील्ड लिखा मिलेगा q by 4 pi epsilon naught r square, which is not the correct result। ये हम बाद में बात करेंगे क्या होता है वैल्यू, बट अभी के लिए हमारे लिए किसी भी हॉलो बॉडी के सरफेस पे फील्ड डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर।
x जब r से छोटा है तो हमारा गॉसियन कुछ ऐसा दिखेगा, इसका रेडियस है x जो कि r से छोटा है। LHS तो फिक्स है, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? Q चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम पे स्प्रेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q बाई 4/3 पाई R क्यूब। यूनिट वॉल्यूम पे इतना चार्ज, सो इस वॉल्यूम पे कितना? इंटू 4/3 पाई x क्यूब। ये चार्ज इंक्लूज हमारा कितना आ जाए? Q x क्यूब बाई R क्यूब। यहां पे चार्ज पूरे के पूरे बल्क में स्प्रेड है, थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड है। नाउ E इंटू 4 पाई x स्क्वायर इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। E का वैल्यू कितना आ गया? Qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। कहां का रिजल्ट है? E इनसाइड। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पे सरफेस पे पूछा जाएगा, जहां पे पूछा जाएगा वहां पे जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पे डिफाइंड होगा, तभी पूछा जा रहा होगा, अदरवाइज आपके स्कोप से बाहर की चीज हो जाएगी ना। सेकेंड केस की बात करें तो यही गॉसियन कैसा लेंगे? आउटसाइड। नीचे कुछ सब्स्टिट्यूट करिए, सिंपल सा। अगर यही एक्सम R से बड़ा है, क्लियर है, तो अभी चार्ज इंक्लोज्ड कितना आएगा? कह सकते हैं सारा का सारा चार्ज कैपिटल Q इसके अंदर है, तो चार्ज इंक्लोज्ड आ गया कैपिटल Q। सो E इंटू 4 पाई x स्क्वायर इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? E आउटसाइड कितना आ गया? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। आउटसाइड वाले का रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखो, फिर से पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट ही आ रहा है। मींस किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर भी कैसे बिहेव करता है? एज इफ इट वर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। क्लियर है? अगर पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे हम लोग कंसिडर कर लें तो भी फील्ड सेम आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल भी बिहेव करता है फॉर एन आउटसाइड पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर भी बिहेव करता है एज पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर फॉर एन आउटसाइड पॉइंट। चलिए अब सरफेस पे फाइंड करते हैं। E इनसाइड फॉर x इक्वल टू r, x की जगह r पुट कर दें तो कितना आएगा? यही वैल्यू Q r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से E आउटसाइड फॉर x इक्वल टू r, ये कितना हो जाएगा?
Q by 4 pi epsilon naught r square. Since E inside और E outside का रिजल्ट फॉर x इक्वल टू r मैच कर रहा है, therefore E at surface for x equal to r कितना हो जाएगा? Q by 4 pi epsilon naught r square. देखिए दोनों का वैल्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं. Therefore, electric field at the surface would be Q by 4 pi epsilon naught r square. तो एक पॉइंट लिख सकते हैं. सरफेस के पॉइंट के लिए भी देखिए कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए फिट फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर. A uniformly charged solid sphere behaves as point charge located at its center for an outside point or for a point on its surface. चलिए नोट कर लीजिए. देखिए क्वेश्चन. अ नैरो टनल, बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन का टनल, इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर. ब्रैकेट में कर दीजिए कैपिटल Q कॉमा कैपिटल R, ब्रैकेट क्लोज्ड. फर्स्ट रो. A charged particle minus small q comma small m is released from rest from point A रेस्ट से रिलीज कर रहे. फाइंड द टाइम टेकिंग फॉर द चार्ज्ड पार्टिकल टू रीच पॉइंट O, center of this solid sphere. चलिए सॉल्व करिए. अगर आप ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल सा प्रॉब्लम है. से
यहां पे जब ये चार्ज्ड पार्टिकल आएगा, यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड कितनी है इस सॉलिड स्फीयर के कारण। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो छोटा सा नैरो टनल हम लोग डग कर रहे हैं, इसके कारण जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी यूनिफॉर्मिटी पे कोई डिस्टर्बेंस कंसीडर हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये अभी देखे थे qx by 4 pi epsilon naught r cube, वो फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड्स, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर, F हो जाएगा आपका Q इंटू E, ये हो गया QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू X। अगर X का वैल्यू 0 पुट करें तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0, मीन्स O becomes the mean position। पॉइंट ए की बात करें, पोजीशन ए की बात करें, वो कौन सा पोजीशन है, यहां पे देखोगे इस पार्टिकल की स्पीड 0 है, सो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपसे बेसिकली टाइम पूछा जा रहा है फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन। अब इसको k इक्विवेलेंट इनटू x करके टाइम पीरियड आ जाएगा, k इक्विवेलेंट का अगर वैल्यू पुट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब m बाई q इंटू q, ये आ गया टाइम पीरियड। सो a से o जाने का टाइम कितना होगा, this time is clearly 1/4 of the time period, t by 4। कितना आएगा ये आ गया पाई रूट अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब m बाई q इंटू q। क्लियर है, ये 2 बाहर और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पूरे ऑसिलेशन में यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आ जाएगा। तो आपसे जो पूछा जा रहा है 1/4 ऑफ टाइम पीरियड टाइम पूछा जा रहा है, t फ्रॉम a टू o। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सिमिलर। This time tunnel is dug along a chord. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। A charged particle, ब्रैकेट में कर दीजिए -q कॉमा स्मॉल है, -q कॉमा स्मॉल है, is released from rest
from point A. Find the time taken for the charged particle to move from A to B. चलिए ट्राई करिए इसको। ये लेंथ आपको एक्स नॉट गिवन है, ये लेंथ हो जाएगा रूट अंडर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे जब चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड यहां पे रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचे? क्यू एक्स कितने हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रूट अंडर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इधर लग रहा होगा, फील्ड है बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। फोर्स हो गया Q इंटू ई, ये आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये एंगल थीटा है देन टोटल फोर्स जो कि इधर लग रहा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स वैसे भी नहीं आने वाला, जो नॉर्मल है वो इस F के कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? F रिस्टोरिंग का मतलब जो इस मेन पोजीशन पे इसको लाना चाहेगा, यही पोजीशन इसका मेन पोजीशन कहलाएगा, क्योंकि एट दिस पोजीशन जो फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा और उसको नॉर्मल कैंसिल कर देगा, इधर नेट फोर्स नहीं रहेगा। नाउ F restoring, ये आ गया आपका F इंटू कॉस थीटा। F का वैल्यू पुट करिए, क्यू रूट अंडर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेनस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एक्स दिस इज के इक्विवेलेंट इनटू एक्स। चेक कर सकते हो जब x 0 होगा तो ये फोर्स 0 आ रहा है इस डायरेक्शन। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट अंडर ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट विच इज 2 पाई के इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दो। टाइम रिक्वायर्ड कहां से कहां तक का है? ए से बी तक। ये कैपिटल टी के टर्म्स में कितना होगा? दिस टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ये आने वाला है कैपिटल टी बाई 2, हाफ द टाइम पीरियड। यहां पे रेस्ट में था एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे भी रेस्ट में है एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में हाफ द टाइम पीरियड लगेगा।
ये आ गया पाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम बाई क्यू इंटू। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन। A solid sphere of radius capital R has volume charge density given by rho equal to kx, where k is a constant and x is distance from the center of the sphere. Find electric field at a distance x from the center of the sphere if first part x is less than r, second part x is greater than r, and third part x equal to r. x equal to r का मतलब फिर से सरफेस की बात कर रहे हैं, डिफाइंड आ रहा होगा तभी आपसे पूछा जा रहा है। बट माइंड इट दिस टाइम चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल। चलिए सॉल्व करिए। सी ये हमारा गॉसियन है, गॉसियन स्फीयर जिसका रेडियस है x। इसके अंदर सिर्फ हमको एक काम करना है, चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है। गॉस लॉ का जो एलएचएस है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे E इंटू 4πx² आने जा रहा है। सिंस चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल, एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग जिसका रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस dr है। एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो सेम दिखे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। एलिमेंट कैसा होना चाहिए? एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसके हर पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहे, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कोई सा भी। देख सकते हैं
हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, तो यहां पे रो का वैल्यू कितना आ गया इसके हर एक पॉइंट k इंटू r। फर्स्ट केस में फॉर x लेस देन r हाउ मच विल बी चार्ज एनक्लोज्ड, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। पहले यही चार्ज एनक्लोज लिखते थे रो इंटू वी व्हेन रो वाज अ कांस्टेंट, रो वेरिएबल है तो q विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। रो का मतलब k इंटू r, इसका एलिमेंट्री वॉल्यूम कितना होगा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस dr। r के ऊपर लिमिट कहां से कहां ले जाना है, कहां तक का चार्ज एनक्लोज हमको फाइंड करना है इस गॉसियन के अंदर, मींस r के ऊपर लिमिट जाने वाला है 0 से लेकर x, 0 से लेकर x। 4 पाई के बाहर r क्यूब dr 0 से x, ये आ जाएगा x4/4 r क्यूब dr का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से x x4/4 दे देगा, तो ये आ गया आपका पाई के x⁴। LHS फिक्स था हमारा a इंटू 4/x² इज पाई के x⁴ चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा यहां से E इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, x² भी कैंसिल, kx²/4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हाँ, ये आया E इनसाइड। सेकेंड केस देख रहे हैं x ग्रेटर देन, इसके लिए क्या है x ग्रेटर देन r में जो गॉसियन आएगा वो कहीं यहां आएगा, ये वैल्यू x, ध्यान से देखिएगा छोटा सा पॉइंट है, यहां पे भी आपको एक एलिमेंट ही लेना होगा स्फीयर के केस में, और एलिमेंट हमारा एलिमेंट्री शेल है जिसका रेडियस है स्मॉल r और थिकनेस है dr। अब यहां पे चार्ज कहां किस रीजन में कंटेन्ड है, चार्ज प्रेजेंट कहां से कहां तक है, चार्ज जो प्रेजेंट है 0 से कैपिटल R तक ही है, इस रीजन के बाहर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? तो इसके अंदर का चार्ज फाइंड करने के लिए जब इंटीग्रेशन देंगे हम लोग यहां पे कह सकते हैं 0 से कैपिटल R दे दें। क्लियर? तो जो चार्ज एनक्लोज्ड आएगा वो कितना आएगा 4 पाई, डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे लिख रहे हैं r³ dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, क्योंकि इस कैपिटल R रेडियस के बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो ये कितना आ गया पाई के r⁴। नाउ अगेन इसका भी रेडियस x ही है, सो e इंटू 4 पाई x² is pi k r⁴ by epsilon naught. So E का वैल्यू कितना k r⁴ by 4 epsilon naught x²। ये आउटसाइड आया। E इनसाइड, अब थर्ड पार्ट अगर सरफेस की बात कर रहे हैं तो E इनसाइड फॉर x इक्वल टू r, एक काम करो x का वैल्यू यहां पे आप r पुट कर दो। x का वैल्यू अगर आप कैपिटल R पुट कर रहे हो तो ये हो गया k कैपिटल R² बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, k कैपिटल R² बाई 4 एप्सिलॉन नॉट।
ई आउटसाइड ये रिजल्ट है, ई आउटसाइड फॉर एक्स इक्वल टू कैपिटल आर, देखिए तो कितना आएगा, एक्स की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, आर 4 बाई आर स्क्वायर बचेगा न्यूमरेटर में, अगेन के आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सो ई एट द सरफेस कितना आ गया, फॉर एक्स इक्वल टू कैपिटल आर के आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? चलिए नोट कर लीजिए। ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल आर, एक्स बीइंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आपको प्लॉट करना है ई वर्सेस एक्स। क्लियर है? नाउ ई इनसाइड कितना है, फॉर एक्स लेस देन आर ई का वैल्यू 0, फॉर एक्स ग्रेटर देन आर ई का वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट के लिए यही शेल कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। तो एक्स इक्वल टू आर से बोल सकते हैं वैल्यू डिफाइंड होना शुरू होगा और वो भी कुछ ऐसे ही जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का वेरिएशन है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको हमने टच नहीं कराया है यहाँ से, मीन्स फॉर एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन आर, जो ई का वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, फॉर एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन आर, ये ध्यान रखिए। बुक्स में जनरली आपको गिवन रहेगा फॉर एक्स इक्वल टू आर, ये वैल्यू। हम लोग इसके जस्ट राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस का वैल्यू कितना होता है अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता है। क्लियर है? हाउएवर बाद में देखोगे कि वैल्यू जो सरफेस पे आती है वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर नहीं, एक्चुअली इसका हाफ आता है। ठीक है, जब आएगा जब ये चीज तब डिस्कस करेंगे। बिना इसके डिस्कशन के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज है। क्लियर है? नाउ अगर यही हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर ले तो ये प्लॉट कैसा दिखेगा, एक्स लेस देन आर के लिए ई का वैल्यू कितना है, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, फॉर एक्स ग्रेटर देन आर ये होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर वेरिएशन जो यहाँ है। तो प्लॉट कैसा दिखेगा इसके लिए ई वर्सेस एक्स। इनिशियली आप देखोगे स्ट्रेट लाइन जाएगा, y इक्वल टू m इंटू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, उसके बाद फिर
1/x² से डिक्रीज करेगा। और x इक्वल टू r पे कितना वैल्यू है, सरफेस पे हम लोग देखें डिफाइंड वैल्यू है q/4πε0r²। ये देखिए यहाँ पे सरफेस पे हम लोग लिए, यही पॉइंट सरफेस पे नहीं लिए, सरफेस के जस्ट बाहर का पॉइंट लिए, ताकि आउटसाइड का रिजल्ट यूज कर पाए और x इक्वल टू r पुट कर पाए। इस केस क्लियर है।